राम राम। अब हम अपनी एथिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे और आपके जो एथिक्स के फैकल्टी होंगे वो नितिन शिवहरे जी होंगे। ही इज अ वेरी सीनियर फैकल्टी विद मेनी मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और इस सब्जेक्ट में, इस फील्ड में उनका इतना एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ उनकी दो बुक्स भी हैं जो एस चांद पब्लिकेशन से पब्लिश हो चुकी हैं। एक है आपकी एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, आप सबको दिख रही होगी, और एक है उनकी इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ये दोनों ही यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनमें बहुत ही जानी मानी बुक है और बहुत डिमांड में रहती है ये बुक। और बहुत वेल रेप्यूटेड पब्लिशर है एस चांद, आप सबने सुना होगा, उनके थ्रू ये पब्लिश है। तो अब सर आपके साथ जुड़े हैं। सर एक भंडार है, एक समुद्र है नॉलेज का। वो आपको सब नॉलेज दे सकते हैं इस सब्जेक्ट की, आंसर राइटिंग की, यूपीएससी की। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितने फोकस से पढ़ के उनसे कितना ग्रैब कर पाते हैं, अपने क्वेश्चन से उनसे कितनी नॉलेज ग्रैब कर पाते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक, तो सब लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत फोकस से पढ़िएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। सर आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे, तो शर्माइएगा मत, घबराइएगा मत, बेझिझक होके सब पूछिएगा। ठीक, नितिन जी आप अपनी क्लास। Hello everyone. Hi, sir. Hi, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. अच्छा, आज ऑनलाइन बच्चों की गुड आफ्टरनून। फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट टुडे। होता क्या है कि ऑल पीपल आर ऑनलाइन इन द प्रीवियस क्लासेस। आज मेरे सामने कई सारे आपके फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, सो आई विल बी टॉकिंग टू देम आल्सो। अच्छा, हाँ, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मुझसे ऑलरेडी मतलब क्लासेस ले रहे हैं? क्या यू कैन रेज योर हैंड? एंड जो लोग नए हैं अभी ऑनलाइन जुड़े हुए? ओके ओके। 11, 12, 13, 15, 16. So I am having a rough idea that around 20. Okay. So टोटल कितने हैं अभी क्लास में? अभी इस क्लास में हाँ इस समय 170 जुड़े हुए हैं। 170, तो इट मींस 20 ही मेरे से पहले के जुड़े हुए हैं और कुछ जो ऑफलाइन में बैठे हैं यहाँ सामने प्लस ऑनलाइन। तो हम लोग तो काफी टाइम से बात कर रहे हैं एथिक्स के बारे में। सो इट विल नॉट बी जस्टिफाइड कि मैं उसी मोमेंटम में उस चीज को लेके चलूं, बट आई शुड हैव अ बैलेंस कि पुराने वालों के लिए भी ये चीज रिलेवेंसी हो और नए वाले लोगों के लिए भी ये चीज ठीक हो। ऑनलाइन के बच्चों से तो ये पूछना बड़ा हार्ड होगा कि 150 स्टूडेंट्स लग रहे हैं मुझे कि आप कहाँ बैठे हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है और व्हाट ब्रॉट यू टू यूपीएससी एंड व्हाट इज योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बट फिर भी जो मेरे सामने बैठे हैं मैं उनसे थोड़ी बहुत चीज पूछ लूंगा। प्लस एथिक्स के अंदर you all know the structure of UPSC and the kind of difficulty. So 250 मार्क्स का एग्जाम होता है, लगता तो बहुत ये गोलू मोलू सा सब्जेक्ट है, that it is very easy, but when it comes to the competition, that your other friend who is very good in writing the things, उसके नंबर आ जाते हैं, पास हो जाता है वो, फिर आप लोग पास नहीं होते हो। फिर वो थ्री इडियट के फ्रेंड्स वाली फीलिंग आपस की कि कोई पास हो गया और आप पास नहीं हो पाए तो कैसी फीलिंग होती है। तो ये जो बहुत इजी सब्जेक्ट जो है ना, उसको बहुत शार्प तरीके से ऑब्जेक्टिफाई करके पढ़ना और परफॉर्म करना, राइट? सो दिस इज अ वेरी ट्रिकी गेम। समझने में काफी टाइम लग जाता है, फिर परफॉर्म तो फिर ये तुरंत होने लगता है। तो इसके कुछ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले समझे हुए हैं 7-8 क्लासेस में कि फॉर एग्जांपल एथिक्स, मोरालिटी, वैल्यूज में क्या डिफरेंस होता है, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड में क्या डिफरेंस होता है, इड, ईगो, सुपर ईगो क्या होता है, मैस्लोज नीड हायरार्की, हेडोनिज्म, एल्ट्रुइज्म, राइट? ये सारी चीजें हमने समझी हुई हैं। इवन
आई थिंक वी हैड टॉक्ड अबाउट द इन्वायरमेंट एथिक्स ऑल्सो. ठीक है, ये सब चीजें हम लोग पुराने टाइम पे पढ़ चुके हैं. बट फॉर न्यू स्टूडेंट, आप लोगों को यूपीएससी की क्लासेस का पहले से बहुत अच्छा आइडिया है, या यू आर जस्ट वेरी न्यू टू इट, दैट यूपीएससी का पहले एक कॉन्सेप्ट बनाना है और उसके बाद फिर उसमें एंट्री लेनी है? आप लोग अपने कमेंट देते रहना. मैं आपके जो ऑफलाइन में बैठे हुए और टोटल नॉट वेरी मच, तो मैं उन सबसे बात कर लेता हूं. तो आप सारे लोगों को यूपीएससी का पहले से आइडिया है? ओके, कुछ अटेम्प्ट लिखे हैं आपने? सो यू ऑल आर फ्रॉम आसाम. इन आसाम, गुवाहाटी. गुवाहाटी से कौन लोग हैं? अच्छा, गुवाहाटी में कहाँ से? आमीन गांव. देयर इज अ बोरझार मालेगांव फैंसी मार्केट, मालीगांव के पास में, रेलवे स्टेशन के साइड या उसके अपोजिट? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके. एंड अदर आर फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ Assam. I've been to Assam for 4 years, I tell you, and I was living in the Borjar area, the Air Force, and then I was going to all the places, but for most of the time to the Meghalaya, Shillong. But yeah, it's a 20 years back story, right? And I was a boy only, and I'm like that. So with Assam and Assamese culture, I'm very much acquainted with, right? अब तो बहुत सारी चीजें भूल भी चुका हूँ मैं. वहाँ पे जैसे चाय पीने को बोलते हैं, सा खाबो ना की, right? So this is a pronunciation accent. Okay. So but आप मेरे से आसामीज बोलोगे तो मैं समझ लूंगा बहुत सारी चीजें, because I was living with most of these Assamese friend. So prelims आप लोगों ने किसी ने भी नहीं लिखा हुआ है. ओके. एंड मुझे ऐसा लगता है कि 6 मंथ से ज्यादा आपको तैयारी करते हुए हो चुका है, तो आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ पता है, और सारे लोग इस श्योरिटी में है कि हम कौन सा ऑप्शनल लेने वाले हैं. सबको पता है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, राइट? ओके. आप लोग यहाँ तक एंट्री लिए हैं तो कुछ एंट्रेंस टेस्ट वगैरह तो दिया ही होगा आपने. प्रीलिम्स का मैसे टेस्ट, तो उसमें आप पास हुए हैं, तो इट मीन्स यू आर above some mental level, the above average level required by UPSC. UPSC में केवल एक above average चाहिए होता है, means second class graduate, not even first division. First division it was required in bank PO exam, 60% SBI bank PO, but UPSC में above average, इसका मतलब यह है कि 45% जिसके ग्रेजुएशन में आए हैं वो भी IAS बन सकता है. अच्छा, बन चुका है, सकता क्या है, कई सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ. 47% यूपीएससी में बीए पास है ना, एंड आईएएस में 6th रैंक. तो अब पता नहीं हमारे यहाँ पे मार्किंग सिस्टम की दिक्कत है या फिर यूपीएससी के अंदर में जो मार्किंग मिलती है उसमें दिक्कत है. मैच नहीं हो रहा है ना. एक आईआईटी वाला पास नहीं कर पाता इस एग्जाम को, 47 वाला 6th रैंक पे आ जाता है, तो इसका मतलब एग्जाम में कुछ गड़बड़ी है, या फिर हमारा कॉलेज और उससे पहले स्कूलिंग सिस्टम में गड़बड़ी है. तो लगता तो ये है कि यूपीएससी में गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि इट इज अ बॉडी विद प्रूवन इंटीग्रिटी एंड क्रेडेंशियल, बट द स्कूलिंग सिस्टम 12th फेल है ना. द मूवी इन विच द मास्टर वाज सॉल्विंग द पेपर ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड ही वाज देन कॉट बाय सम ऑफ द पीसीएस पुलिस ऑफिसर. So this is the realistic thing, but UPSC is all about unfolding the complex thing into the very simple level, and this is a very simple task, but most of us, because of the complexity of life and the complex personality that we have, we are not able to do it. ठीक है, हर चीज को कॉम्प्लेक्स तरीके से ही सोचना है. वो 3 इडियट में क्या नाम था उसका, वन ऑफ द पर्सन हु वाज just road memorization, chatur. So every simple thing requires simple solution, not the complex solution. So fancy term में सोचना है तो फिर टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पढ़ा जाए, यदि सिंपल टर्म्स में सोचना है तो हिंदू न्यूज़पेपर है,
अब सिंपल जो लैंग्वेज होती है वो होती है, सिंपल मोस्ट जो लैंग्वेज होती है वो एडिटोरियल की होती है. नाउ यू टेल दैट एडिटोरियल की लैंग्वेज को समझना टू व्हाट एक्सटेंट इट इज इजी. नाउ इफ आई आस्क यू टू राइट वन ऑफ द स्मॉल essay of editorial log in that manner and in that level, उस लेवल का, तो how many of you can reciprocate, how many of you can reproduce, rewrite your own thought in that same manner that that editorial person has written? तो आप सोच के देखो कि पढ़ना तो अलग बात है, आपको लिखना ही है वैसा, और वही लेवल थोड़ा सा चाहिए आपको मेंस एग्जामिनेशन में एक अपर एज के साथ में आने के लिए. एंड बिलीव मी इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. लगता है पहले दिन, लेकिन यदि कंसिस्टेंटली एक ही चीज पे फोकस करते हैं तो वो शायद एक महीने में अपना रंग दिखाने लगती है. जिम जाने में भी तो कहाँ बॉडी का पता चलता है, दूसरे दिन फ्रेंड को दिखाते हैं देखो बाइसेप्स बन गया, कहाँ दूसरे दिन पता लगता है. वो धीरे धीरे अंदर से जब ग्लास फिल होता है, फिर फिल होने के बाद में जब वो ग्लास फैलेगा, देन ओनली पीपल विल बी एबल टू नो दैट यस इट हैज ऑलरेडी बीन फिल्ड. So that's how this UPSC exam requires consistency and just focus and patience, not in a kind of impatient person. Oh God, what next means will happen. So meditational, process. It is very simple to be said. So ethics is also a very naive, a very childish subject, and it requires your child to be given birth again, that you have lost sometimes because in the vagaries of life, all the diplomacy you have learned, from honesty to the best honesty is the best policy to the diplomacy is the best policy. Diplomacy is the best policy for a bureaucrat, but we have been learning so far honesty is the best policy. Now in the interview, if you are asked that which policy you will be following in your life, honesty or diplomacy, and you are failed for wrong answer, you are passed for right answer, what answer you will be giving? Diplomacy. Honesty or diplomacy? Diplomacy. Diplomacy. No, only one, A or B. There are two options. According to the situation. Honesty. Honesty. Sir, honesty. Honesty. Sir, diplomacy. Diplomacy. Sir, honesty, sir. If the difference between Sri Ram and Krishna has been asked, and where Krishna is lying, with diplomacy or with honesty? Diplomacy. भैया मोरी मैंने माखन खाया हो, और माखन यहाँ पे लगा हुआ है, झूठ बोल रहे हैं कितने मासूमियत से. Krishna is a very great example of diplomacy, and he told to Arjun to follow just the immediate business, and it is also very much suitable for what? Bureaucracy. You understand? Ram is a name of sacrifice, who could leave his own wife because of a washerman's statement. In one of the version of Ramayana it is mentioned. It is not true, it has been mentioned by some of the very great devotee of Ram, that it is not the true version of Ramayana. But anyway, we all know that honesty is going very much the value that we have to inculcate, the values we have to give to the child. Lord Sri Rama is a very good character to be told. But when it comes to Krishna is actually required in the war field, in the exam, and in the bureaucracy. So diplomacy is the best policy. Diplomacy says that you are not a liar. You are not a liar. You are not a liar. But you are not a liar doesn't mean that you speak truth. You stay silent. You play silence. If Pakistani is asking that, tell me, where are the nuclear arsenal of India? Will you be playing silence or will you be telling lie? Tell me. Telling lies, sir. Or will you be showing your honesty? Silence. Yes or no? Telling lies, sir. That is what we understand, that a child cannot understand. That honesty and truthfulness, trustworthiness, it is situational, contextual. Context you understand. If you are speaking truth and it is resulting to the
death of some person, then it is not a truth. Context effect. And if you are telling a lie, it is saving life of some person, then that lie is actually the truth in its effect. It is more desirable, right? Yes. In that same sense, ethics means sometimes unethical act because of the particular context becoming ethical, and that same unethical thing in because of some other situation and context is more unethical. So it means sometimes more than engine petrol is required, more than your body, your soul is required. The soul means just the resultant part of all the organs working together, but otherwise soul doesn't exist, right? So it means the direction sometimes is more important than the vehicle. Okay, so that is what the ethics is all about. Having said that, यहाँ तो आपको समझ में आ गया जो मैंने बात बोली. उन आंसर्स में कैसे उन सब चीजों को बताएं जो लिखने हैं हमें, और लिखने के लिए ये फिलोसॉफिकल वे में जो मैंने आपको बता दिया, यदि उसी तरीके से चीजें आ जाए तो फिर तो बड़ा अच्छा काम बन जाएगा. बट दिस इज द पेन इन द स्टोरी. नाउ टू बिगिन विद, बिकॉज यू गाइज आर न्यू टू मी and some of the other people are very new, 20 people are old, so I am just having a very new topic today. In ethics, 125 or 120 marks, which is around 50%, are devoted for the case studies. You must have gone through the case studies, you must have solved also, you must have written some test series. कुछ लिखे हैं केस स्टडीज के आंसर्स. हम यहाँ पर ही उसे सॉल्व करके देखेंगे. उसमें मेरे को आपके बारे में भी पता लग पाएगा, जो नए बच्चे हैं उनको भी इसके बारे में पता लग पाएगा कि ये एग्जाम कितना सिंपल है, और इतना ज्यादा सिंपल है कि ये उसके अंदर तक नहीं पहुंच सकते. ठीक है, क्योंकि उनकी सोच हमारी सोच में एक लेवल अच्छा आना चाहिए. तो मैं बेसिकली कुछ केस स्टडी सॉल्व कर रहा था. आई हैव दिस पीडीएफ फॉर्मेट जो मैं आपसे क्लास के बाद में शेयर कर दूंगा. हर साल 6 या 7 केस स्टडीज आती हैं, राइट? 6 to 7 केस स्टडीज आती हैं, और 120 मार्क्स कम नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं. इनफैक्ट कितने सिंपल तरीके से वो 120 मार्क्स में से लगभग आप 60 मार्क्स. अच्छा, एनीवन ऑफ यू हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, means complete English one want? Anyone in the class? Okay, all can understand Hindi plus English both? Yes, sir. Yes. And you guys are also comfortable in that way? Yes, sir. Yes, sir. Right. So one of because there is you can telling you the story, will be asking your responses. Okay, so इसका पेन. Okay, I have. मिल गया. See, मैंने एक बार क्वेश्चन ये पहले भी पूछा था, बट ठीक है, आई विल स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल केस स्टडी. ये 2020 का 3rd केस स्टडी है. जो नए लोग हैं वो भी आराम से इसको समझ लेंगे. 2020 का ये 3rd नंबर का केस स्टडी है, एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट GS4, which is called as ethics paper by and large. Ethics, integrity and aptitude is the full form. Yes. There is a place called as Ramapura. You just need to hear it and you may note it down also. Ramapura is a village wherein tribal population is living, right? And their mainstay of economy is agriculture. Is basically agriculture, right? And
they are very poor. Abject poverty is prevailing there. Now, यहां पर जो माइनिंग एक्टिविटी है वो भी लगभग ना के बराबर है. If the mining activity is there, then generally we are having some employment, thus some purchasing power, right? But it is also not there. Even industrial activities are also not there, right? So this is a source which is not available. Even the targeted welfare programs have inadequately benefited the tribal population. You know, welfare program like Manrega, welfare program like midday meal scheme, like Sakshata Abhiyan, like Ladli Behna, right? Kudumbushri, okay, a number of programs. So it is also not very much effective. In this restrictive scenario, youth has begun to migrate to the other state to supplement the family income. Because of unavailability of any local job, migration is there. Youth are migrating. Okay. So it means youth are going, generally they are married in their tender age, so children are left at home. Plight to minor girl is that their parents are persuaded by labor contractors to send them to work in a BT cotton farm. You know BT cotton? Cotton farm of a nearby estate. There is a nearby estate and the contractor is there, Thekedar, who has persuaded the parents of the minor children to send them to the nearby. It is mentioned there, their soft fingers skin is good, suitable to pluck the cotton, right? The cotton balls. It is mentioned there. The soft finger of the minor girls are well suited for plucking the cotton. I should mention it here. Now, the inadequate living and working condition in these farms have caused serious health issues for the minor girls. अब कॉटन फील्ड में काम कर रहे हैं छोटे बच्चे, so health issues are also there. Now NGOs in the district and the cotton farms appear to be compromised and have not effectively espoused the twin issues of child labor and development of the area. There were the NGOs, right? Even the cotton farms who can look into the welfare, but they are also defunct, compromised. Okay, so NGOs and other, they are also not effective. Now you are appointed as now district 3 collector p.m. of o'clock. Right? DC basically generally deputy commissioner. The full form of DC is deputy commissioner, but here DC is district collector. Identify the ethical issues. Now you are the main person and you have been asked for entire situation, the solution. The first question is the ethical issues involved. Number 1. Number 2, which specific steps will you initiate to ameliorate, means just to solve or reduce the effect, ameliorate the condition of minor girls of your district and to improve the overall economic scenario in the district? Minor girls of the district and overall economic scenario.
is the question. Now, the case study is very simple. Each one of you can write some of the things, but there is no guarantee that you will be given required marks. Maybe 2 marks, maybe 1 mark, maybe 6 mark out of 10. 6 mark out of 10 is very good marks. Okay. Now, if you can understand the very simple issue, and every one of you as district collector can solve this problem, your previous senior could also solve the problem, but he couldn't. Now you are the hero. Tell me, what will you be doing? Anyone? Yes. जी आप, हाँ. Sir, can you repeat the question? Excuse me, sir. Hello. सबसे पहला क्वेश्चन है कि इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व क्या क्या है, पहले तो यही बता दो आप. इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व. चाइल्ड लेबर. ओके, ये एक इथिकल इशू है. और इसके अलावा क्या है दूसरी इशू? माइनर गर्ल्स का एक्सप्लॉयटेशन. हाँ, यही तो है चाइल्ड लेबर. इसको माइनर गर्ल्स के रूप में कर सकते हैं. और जेंडर इनइक्वालिटी. The parents are not sending their children to schools for education and Education and health. Health of the minor. हाँ, हेल्थ ऑफ माइनर्स. The lack of education and proper policy implementation. अच्छा, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन. Lack of education and proper पॉलिसी policy इम्प्लीमेंटेशन में इथिकल इशू कहाँ से आ जाएगी? ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है. इथिकल इशू मतलब समथिंग योर कॉन्साइंस, यू नो. नेग्लेक्ट ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम. ओके. तो सारे लोगों को चाइल्ड लेबर, माइनर का हेल्थ प्रॉब्लम पेरेंट्स भेज रहे हैं, ये इशू है. कुछ लोगों ने बोला पॉलिसी का. जेंडर इनइक्वालिटी इसमें नहीं है. जेंडर इनइक्वालिटी का कुछ ऐसा वैसे तो हेल्थ डिपार्टमेंट इज कॉम्प्रोमाइजिंग. ओके. और Violation of fundamental rights. social justice not up to the mark. Okay. सॉल्यूशन क्या क्या निकालोगे आप एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर? Sir, to make them aware regarding policy, government policies. पॉलिसी. अच्छा देखो, जैसे आपने बोला कि पहले तो मैं लेबरर के खिलाफ एक्शन लूंगा. अच्छा, उसमें जो बच्चे जा रहे थे वहां पे काम करने के लिए, कुछ पैसे कमा के लेके आ रहे थे, उनके पास घर में खाने को नहीं था कुछ, यू नो. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ वैल्यू फॉर द स्टार्विंग चाइल्ड और एनी पर्सन? पहले तो कुछ खाने को चाहिए. तो वो खाने की आपने पॉसिबिलिटी उसकी बंद कर दी. अब वो माइनर का उस फील्ड में क्या होता, वो वल्नरेबल चाइल्ड है, कुछ और भी हो सकता है उसके साथ, वो एक अलग इशू है. लेकिन उससे पहले वो घर में बैठ गया, अब वो एवेन्यू भी खत्म हो गया. और उनके जो यूथ है वो माइग्रेशन पे चले गए हैं. कुछ पेरेंट्स ने बच्चों को वहां पे भेजा हुआ है जिससे कि वो खाने पीने का कुछ तो इंतजाम कर पाए अपना, या घर के लिए कुछ ले आए. तो वो एवेन्यू भी खत्म हो जाता है. Government can arrange night schools in the night hour, and they work in the day in the factory, and they can also study in the night. So both can be done simultaneously. आपने क्या बोला? तो ये एरिया है, तो उसमें क्या वो खास एग्रीकल्चर में जो है, तो अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा तो ये जो स्किल्स है जो आपका
किसान के लिए स्कीम, लोग ये स्कीम है। और कौन सा स्कीम इंट्रोड्यूस करूंगा बैंक को? सर जो गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है, हेल्थ स्कीम्स एंड न्यूट्रिशन स्कीम्स, उन लोग किसान के लिए आपके लिए जनरेशन के लिए आया है। तो ये मैं कभी मतलब जो न्यू टेक्नोलॉजी लाके एग्रीकल्चर को डेवलप करूँ ताकि यूथ बाहर ना जाके यहाँ पे ही कुछ काम कर सके। और दूसरी बात ये है कि इतना मौका नहीं है कि वो लोग बाहर जाने के लिए पूरा इम्पोर्टेंट ही काम है। तो मैं पहले ये कहूँगा कि स्टूडेंट को जो सुविधा है राइट टू एजुकेशन जो गवर्नमेंट फ्री प्रोवाइड करता है, तो उसमें देखूंगा मैं कि स्कूल है कि आसपास जो राइट टू एजुकेशन के तहत जो मिड डे मील स्कीम देता है, ये सब होगा या नहीं होगा। तो ये मैं करूँगा। उसके बाद मैं करूँगा सर जो स्टूडेंट्स है उनके लिए ठेकेदार लोग जो ले जाते हैं सर इंडस्ट्री के, वो लोग को राइट पर आप लोग चाहते हैं या नहीं जानते हैं कि स्टूडेंट लोगों को बिलो एक 16 ईयर्स के पीछे लोगों को मतलब वो काम करने के लिए नहीं ले जा सकते। तो उसके बाद मैं कहूँगा उन लोगों को प्रॉपर चेक करके मतलब इंस्ट्रक्शन दूंगा कि इन फ्यूचर आप लोग काम करने के लिए वो देखें। उसके बाद मैं बोलूँगा सर जो स्टूडेंट गए हैं वो लड़की जो यूथ गए हैं तो उन लोगों को मैं ये मोबाइल फैसिलिटी देके जैसे पीएनसी आगे गवर्नमेंट सरकार ने लड़कियों को वो देने के लिए स्टूडेंट पढ़ाई 12th तक ग्रेजुएशन पोस्ट के अंदर फ्री कर दिया है। अभी वो स्कीम पे मैं उन लोगों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाऊंगा। और सर बाकी जो है आर्थिक सर उस लड़की को मैं वापस कहता Sir, improving those life skilling जरूरी होता है। देखो Sir, मैं सबका थोड़ा सा excuse भाव me, समझा। sir. हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर मुझे ऐसा लगता है कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो अवेयरनेस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मतलब जैसे विलेज वगैरह में क्या होता है ना कि मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो लैक ऑफ पॉवर्टी की वजह से भी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। और अगर हम उनको मतलब एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अगर हम उनको अवेयर कराए कि देयर आर मेनी स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने दिया है, वो जैसे राइट टू एजुकेशन वगैरह, फ्री एजुकेशन का भी एक है, सर्व शिक्षा अभियान वगैरह, अगर हम उनके अवेयर करवाए तो क्या पता मतलब वो हो मतलब कुछ इम्प्रूव हो सकता है। There are some dysfunctional compromised NGOs. So those particular NGOs could be Reactivated. राइट राइट, नहीं वो तो है ही। देखो जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बने, जैसे आपको काम करना है तो आप रेगुलेटरी टर्म्स में मत सोचो। मतलब मैं केवल इस सिचुएशन के लिए बोल रहा हूँ, ये नहीं है कि दूसरे कुछ केस स्टडीज में हो सकता है रेगुलेशन एज द फर्स्ट। जैसे कोई क्रिमिनल वाली बात है तो पहले तो रेगुलेट ही करना पड़ेगा। यहां पर क्या है कि आपको इथिकल टर्म्स में सोचना है। इथिकल टर्म्स में सोचना है। सबसे ज्यादा जो फॉरमोस्ट इशू है वो है माइनर गर्ल्स का, ठीक है, विच कैन ब्रिंग इन सम अदर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, ठीक है, वो थोड़ा ज्यादा और बड़ा इशू बन जाएगा। माइनर गर्ल्स को यहां पर माइनर गर्ल्स क्यों जा रहे हैं वहां पे, क्योंकि देयर इज नो अदर एवेन्यू, कम से कम उनका पेट तो वहां पे जाके भरता है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो यही है। माइनर गर्ल्स को आप जैसे आपने राइट टू एजुकेशन बोला, साक्षरता अभियान एंड मिड डे मील स्कीम टू अट्रैक्ट, यहां पे आप सबसे पहले ये लिखोगे एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विद द एजुकेशन ऑफिसर एज अ कैप्टन ऑफ द टीम, आई विल लाइक टू यूज राइट टू एजुकेशन विद मिड डे मील scheme to attract the minor girl child so that they are not hungry and they are being educated. Simultaneously, I will contact the sarpanch to implement this effectively. Sarpanch means village headsman. ये आपको administrative तरीके से सोचना है। As a collector means you know how the world has come up. Collector तो पता है कलेक्टर का मतलब क्या होता है? जो कलेक्ट करता है। हाँ, कलेक्टर वर्ड का मतलब वैसे तो मैं क्लास में बता चुका हूं। जैसे हनी बी होती है, वो शहद कलेक्ट करती है, तो हनी मतलब मनी, राइट? तो
करता है वो पैसा। तो कलेक्टर वर्ड आया हनी बी से, और जो रेवेन्यू नॉमेनक्लेचर है ये, और तहसीलदार जो होता है, राइट, ही इज वन ऑफ द मेन स्टे फॉर द कलेक्टर, क्योंकि तहसील से पैसा बहुत आता है। हर किसी रजिस्ट्री का जो भी चीजें होती है, रेवेन्यू स्टाम्प लगता है, पैसा सबसे ज्यादा वहां से उसके पास आता है। नाउ एज अ माइनर गर्ल, राइट, थ्रू सरपंच विलेज हेड्समैन you will like to implement RTE with midday meal scheme so that they are attracted from the open field to this avenue. Number one. Then to strengthen it, you will contract the laborer contractor to stop this, right? To stop this, otherwise they will be jailed. It's not that they will be jailed prima facie in the one warning, matlab without any warning. So it will be number one problem solved. Second problem, that their parents are persuaded or have been persuaded, right? So parents will be contacted by whom? By the sarpanch, so that they are effectively sending their children for this place along with the some sports activities, राइट। बच्चों को क्या है कि खेलने मिलने में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आता है, और प्रधानमंत्री मोदी जी का भी यही है कि स्कूल करिकुलम में स्पोर्ट्स का वेटेज थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, और होना भी चाहिए मेरे हिसाब से, राइट। एंड अलोंग विद दैट, एज अ रोल मॉडलिंग, इट इज मस्ट फॉर डीसी to involve on weekly basis that he is one of the teacher playing with the minor girls or educating them. Now for 1 hour he is going, then it is demonstrating the other teachers, and everything will be falling in line because of the fear of DC who is coming, right? So midday meal scheme ka, if DC is eating the same meal, you understand what will happen. You are getting my point. Have you seen that movie, वो डॉक्टर कलाम के फंड पे 30 लाख रुपए पे वो दी ब्लाइंड मैन, what is the name? श्रीकांत. So he was giving the lecture in the podium कि हमारे यहाँ का इसका सारा खाना तो इनके घर पे चला जाता है. ऐसा वो सीन याद है आपको? If you might have seen the movie, it's a very hilarious scene. It's something like 3 Idiot में वो जो स्टेज में क्या हुआ था, उसका लेक्चर का वो चेंज कर दिया था, वैसा वहां पे बड़ा अच्छा तरीके से उसने बताया है. एनीवे, सो जैसे पीएम ने झाड़ू लगा दी 5 मिनट कहीं पर भी रोड के साइड में खड़े हो गए जहाँ गंदगी थी, उसके बाद जो वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है 1 महीने तक आईएएस मिलके भी सारे लोग झाड़ू लगाते हैं, पुलिस वाले सब मिलके, आईपीएस आईएएस, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर झाड़ू लगाए. प्राइम मिनिस्टर के सामने तो भाई कोई ब्यूरोक्रेट क्या टिकेगा, और गलती तो एडमिनिस्ट्रेशन की है, राइट. उनका काम क्या है कि भाई राम मंदिर बना, सबसे पहले झाड़ू लेके मंदिर की शुरुआत. तो लोगों को क्या मैसेज गया? टेंपल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? क्लीनिंग. प्रसाद फ्रेश होना चाहिए, विच शुड नॉट रिजल्ट इनटू सिकनेस, विच इज द एक्चुअल प्रॉब्लम. यू नो इट, राइट. सो क्लीनिंग is next to God. Mahatma Gandhi is. It is now 3:15 p.m. So role modeling, it is must. And if you're married, your wife must be involved, right? It will be very good message. She can contact the other ladies. Have you seen the Singham movie? How the wife was also joined by the IPS Singham, with the IPS Singham to just have the things. And I tell you, when you have a family, there is a wives association in district. Each officer's wife will be part of that association. It is called as wives association. Generally on Sundays or some in a month kind of place, they have a picnic so that they are able to communicate in domestic violence to the district collector's wife, so that this problem is solved socially, not legally. Legally में तो फिर वो खत्म ही हो जाता है सब कुछ. सोशल सॉल्यूशन हो सकता है,
ऐसी प्रॉब्लम्स का. So that is why the wives association and some of the female, if you have the family there, must be involved, mother, sister, whosoever. You must write it because it is a call from within, right? On science. Now, another problem is that who may be the parent, पर क्या है, वर्क एवेन्यू लेके आने हैं आपको. वर्क एवेन्यूज के लिए स्कीम लाइक मनरेगा जो कि मिनिमम गारंटी देती है, वो आपको कनेक्ट करना है. एनी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट in the village must be restarted as soon as possible as per the Keynesian economist जो केन्स थे, उन्होंने क्या बोला था, dig well and fill well. मतलब क्या कि जो वेल है उसको खोदो और फिर उसको भर दो, फिर दोबारा खोदो, लेकिन लोगों को फ्री में मत दो. लखनऊ का इमाम बाड़ा, हैव यू हर्ड दैट? लखनऊ में देयर इज अ मॉन्यूमेंट कॉल्ड एज इमाम बाड़ा. दिस इज अ काइंड ऑफ गेटेड मॉन्यूमेंट जो व्हेन यू विल बी गोइंग टू लखनऊ you will be shown that Imam Bada was built once upon a time just to create the employment during, I think, famine or some economic downturn, but the freebies were not distributed. You understand? Free distribution of ration is of no use. What he did, that he created some employment. It's an eyewash employment that you have to create one infrastructure for the sake of infrastructure. One day it was built, another day it was destroyed, then another day it was built, right? So dig well and fill well is a very famous saying in the economy, right? You may mention it here that work avenues have to be created through these schemes, or any incomplete project must be started very soon so that the purchasing power parity can be there. You can mention it, purchasing power parity, because there is a word mentioned here, all economic scenarios. So economic scenario means economy के कुछ terms we have to put, and everyone will not be putting, your friends, competitors. So something new evaluator will be getting and extra marks. Okay, Sir, जी, it could be through employment linked incentives also. it could be through employment exchange. ELI, employment linked incentives. Employment linked incentives, yes, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. It's good that if you have read something and you are using this information here, and that's how you are making the different answers. Okay, so anything that you are recalling, you must drop it here so that some example kind of concrete word has been dropped in the sentence formation, and underlining that word will be making evaluator to see it easily, and thus the extra marks can be there, right? So this is a problem and it is a vicious circle. Minors, girls education, sarpanch, labor contractor has been contacted, and then work avenues have been created. Now there comes NGO, right? Some of the NGOs must be contacted so that they are looking into these issues, and they are making the report also so that some more fund can be attracted. Oxfam is a very good NGO, national level NGO, even international NGO, which is working good for the tribal areas education, bringing fund from very big fund like Melinda Gates Foundation, Bill Gates and other people, Warren Buffett and all, they have contributed immense wealth, in those fund. From their global level, they are connecting that fund to the local level, right? Global to local. And through the hierarchy, you must document all the development here so that it can be uploaded to PMO site, Niti Aayog site,
Chief Secretariat site. With a word of request, for some contingency extra fund through the administration so that the local problem can be solved. Right? And this is agriculture is the mainstay. So the extra advantage here is that the knowledge about the agriculture and pastoral knowledge, animal rearing and everything. Article 48 is very helpful here. Article 48 of DPSP says what? Organization of Agriculture and Animal Husbandry. Right? And you have mentioned a very good article. So Article 48 must be given effect here, that agriculture knowledge and pastoral knowledge should be used, and as district collector you must tell Tehsildar that what all fund can be arranged so that some loan can be made available for the desirable agriculture. And as a role model again, what Lal Bahadur Shastri did at his time when famine was more, he gave birth to a slogan called as Jai Jawan, Jai Kisan. And he himself, in the backyard of his house, Prime Minister house, had a bull. He asked the administration to arrange the bull and he was plowing the field himself. It is just a demonstration effect. Prime Minister is not having much time. But media person was called, Prime Minister is plowing the field, tilling the field. So everyone will be doing it. Lal Bahadur Shastri also asked his family member, his son, to practice fast for one meal, either lunch or dinner. And then he told to the nation that I experimented this formula at my home, that even you are fasting for either of the meal, either lunch or dinner, you won't be having any sickness. So I appeal to all countrymen that what I have experimented here at my house can be experimented there, so that we are passing this saved meal indirectly to some of the needy person who may die, because at that time it was a food crisis, famine problem. So this local demonstration is an exemplary thing, and maybe the local person like us, we are not able to read newspaper, not able to hear All India Radio News, we are not knowing. But what if the other big entrepreneurs like Reliance and Tata, they are hearing that Prime Minister saying so, and they are employing not thousands of people, lakhs of people. So everyone will be practicing. And one message of the chairperson of the company, you understand how the managers are brutal for their own employees, that you have to do it. Okay, so that's how we can pass and save some of the meal for the needy one. Here also you must mention the name of Lal Bahadur Shastri ji with Jai Jawan, Jai Kisan. Right? So I think these all fodders, if we are able to use, we are able. When you are going to give the examination, so much of information you have in your mind that this day won't be remembered. Even after a week, you won't be able to remember all the content. Right? So you will be documenting in your book, you will be again and again revising it, and then some of the other example of the same taste you will be bringing to your answer, because same answer cannot be written but has been given dictation, means as a dictation I am giving you, right? But the idea basically. Now what idea is overall, I have not used any rule regulation, regulatory mechanism like GST inspector will come and will ask you to show all the receipt and all. You are having a fear phobia. That fear phobia you need not to give. Right? It was required during British Empire time. You guys were used as a fear factor, fear agent, so that the tax is collected
effectively. Now, this is no more the outlook of a civil servant. You have to think benevolently, you have to think philanthropically, you have to think ethically. And administration, as a district collector and IAS, is known to play as a crisis, a manager in crisis. Always. Manager in crisis. To think out of the box ideas, not the conventional ideas. And I feel that some of the IAS officers have done well. There is an IAS officer, I think his full name I am forgetting, Palm Strong. So what he, Palm? PAM? MEE. Okay, so what he has done, the road has been built and his own money, salary money was contributed to it. So I think that it is a call and you must take this call. At every place you must leave some of the sign of yours that you did well. It's very easy as an IAS officer to sit in the office, right? Just to make a formal recce of the village, come back, have meal, sleep. No one is going to ask you because you are actually what? The boss. And it actually happens 80% to 85%. This is how the things are being run. Only 15%, hardly 15% people are making the effort, and in those 15%, lot of political pressure, lot of local pressure in terms of like the Naxal area, the active IAS officers have been kidnapped, their family members were harassed, right? So this is something, and even the local politician will be having a threatening effect that this IAS officer will be resigning soon and will be contesting election from this place, and definitely he will be given vote. So he is killing my prospects. Yes or no? This is what will be happening in the Naxal area. Have you seen Newton movie? Newton. Anna? Newton movie is for the election behavior. One officer, what was the name of the hero? Rajkumar. So even he was beaten by his own colleague because he was very much mechanical, that we have to follow all the points written here. Very much mechanical. So these movies are very, good message, like Toilet, Padman, Daksha Kumar. The village people are able to understand it that way. This formal, English education is no use for, and you have to be like Gandhi at the grassroots level. Gandhi was a good educated man, like having law degree from other country, but still he chose that way of life, right? So this is what I think you understood. What did I say? The online students also. Now very controversial emotional intelligence case study, another case study I am having. ये चालू हो जाएगा. It is now 3:30 p.m. ये 6th नंबर केस स्टडी है 2021 की, राइट? नाउ पवन, online people are able to hear me, na? You guys are able to hear me? Yes, Yes, sir, you are audible. Okay. अच्छा, जब लाइट चली गई थी तब भी आप लोग मुझे सुन पा रहे थे? अच्छा, ओके ओके, यस सर. राइट. सो पवन जो है वो एक ऑफिसर है, पिछले 10 साल से काम कर रहा है. एज पार्ट ऑफ रूटीन ट्रांसफर, जैसे ट्रांसफर होते हैं वैसे उसका एक जगह ट्रांसफर हो गया, एंड उसके साथ में दूसरे 5 उसके दोस्तों ने भी दूसरी जगह पे कहीं ज्वाइन किया. उनका जो सीनियर है, जो नया डिपार्टमेंट में जहां पे उनकी पोस्टिंग हुई है, उनका जो सीनियर है
वो ऑफिस के बारे में सब कुछ जानता है, राइट। एज पार्ट ऑफ जनरल इंक्वायरी, जैसे कि जब भी नई पोस्टिंग आती है तो आप पता करते हो यार वहां पे कैसा क्या है, कौन सीनियर है, कैसा है। तो पवन ने ये पता किया कि जो बड़ा हमारा जो सीनियर है वो बड़ा बेकार सा आदमी है, ठीक है। पवन gathered that a senior officer carries the reputation of being difficult and insensitive person having his own disturbed family life initially. वो बेकार इसलिए है क्योंकि उसकी खुद की फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रही होगी, कुछ तनु वेट्स मनु जैसा सिनेरियो घर में हो रहा होगा, ठीक है। ओके, सो पवन, ये 2021 का 6th केस स्टडी है। पवन, ये अभी के लिए आप ही हो, 10 साल का एक्सपीरियंस है, नए डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हो गई है। ओके, नाउ इनिशियली जब पोस्टिंग हुई सारा कुछ ठीक चल रहा था। हाउएवर कुछ टाइम के बाद पवन फेल्ट दैट सीनियर ऑफिसर वाज बिलिटलिंग हिम एंड एट टाइम्स अनरीजनेबल। बिलिटलिंग हिम मतलब उसको छोटा दिखाना, इग्नोर कर देना, यू नो, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रेजेंस देना, ये सब कुछ होने लगा। Whatever suggestions or views given by Pawan in the meeting were summarily rejected and senior officer would express displeasure in the presence of others. वो जो भी कुछ बोलना है, right? जो भी कुछ बोलना है, अरे आपको कुछ नहीं आता, सारी की सारी चीजें rejected पवन की। Now it became a pattern of boss style of functioning to show him in bad light, highlighting his shortcoming and humiliating publicly. बॉस का ये काम हो गया कि कोई ना कोई तो ग्रुप में एक ऐसा पर्सन मिल जाता है, जैसे 5-6 लोग जब घूमने जाते हैं ना, एक ही कमरे में रुकते हैं, तो कोई ऐसा टारगेट बना लेते हैं कि उसके ऊपर जो क्रैक होगा वो बेचारा बड़ा परेशान हो जाएगा। या तो सारों के साथ एक साथ हो, नहीं तो एक की टांग बहुत ज्यादा खिंचती है। एंड इट इज अ वेरी अनकॉन्शियस फोर्स। फ्रेंड्स में जनरली ऐसा होता है, हायरार्की में ऐसा होता है तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स तो आपस में एक सॉफ्ट वाली जो एब्यूसिंग है वो भी कर लेंगे, अपना पेंट ऑफ फीलिंग निकाल लेंगे, बट यहाँ हायरार्की में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सो इट बिकेम एपरेंट टफ, देयर आर नो सीरियस वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम शॉर्टकमिंग, द सीनियर ऑफिसर वाज ऑलवेज on one pretext or the other would scold and shout at him. Now the continuous harassment and public criticism of Pawan resulted in loss of confidence, self-esteem and equanimity. अब ऐसा पर्सन जो बेचारा बोल भी ना पाए और उसे आप सही चीज के लिए भी डांट रहे हो, तो उसका तो सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा, राइट। पवन ने ये रियलाइज किया दैट उसका सीनियर ऑफिसर्स के साथ में जो रिलेशन है वो टॉक्सिक हो गया है, एंड इसकी वजह से वो टेंशन में रहने लगा, स्ट्रेस में रहने लगा, एंजाइटी में आने लगा। उसका जो माइंड है वो नेगेटिविटी के साथ में क्लाउड हो रहा था, एंड उसको मेंटल टॉर्चर, एगोनी अंदर से हो रही थी, मेंटल एगोनी, अंदर से घृणा आ रही थी। इवेंचुअली इट बैडली अफेक्टेड हिज पर्सनल एंड फैमिली लाइफ आल्सो। उसकी जो पर्सनल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, वो भी इफेक्ट होने लगी। He was no longer joyous, happy, contented, even at home. उसको बहुत ज्यादा खुशी फील नहीं होती थी, सारा कुछ खराब हो गया। Rather, without any reason, he would lose his temper with his wife and other family member. यानी ये भी प्रॉब्लम आने लगी कि वाइफ के साथ में भी रिलेशन इसी वजह से खराब हो गए। The family environment was no longer pleasant and congenial. His wife, who was always supportive to him, also became a victim of his negativity and hostile behavior. Right? Family, wife, and उससे पहले उसकी खुद की साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड ऑफिस रेपुटेशन। Now, thus it damaged his physical and mental health. What are the options available with Pawan to cope with this situation? वाइफ तो इस वाले कगार पे आ गई, इसमें ये लिखा हुआ है कि शायद रिलेशन ही खत्म हो जाए बिकॉज ऑफ द सीनियर। वही तो प्रॉब्लम है,
पवन के पास क्या ऑप्शन है? आप लोगों में से कुछ लोग भी सोच रहे होंगे सर कंबल पिटाई कर देते हैं जैसा कि हॉस्टल में करते थे। पता नहीं किसने मारा, पीछे से किसी ने कंबल डाल दिया और धप 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 हुआ, फिर सब लोग भाग गए, लाइट ऑफ थी। अंडरस्टूड? ऐसा होता था हॉस्टल में। सो आई मीन just the joking apart, but you should not write it here. Now, what approach Pawan should adopt for bringing peace, tranquility and congenial environment to the office at home? मतलब दूसरा है कि भाई नॉर्मल सी आ जाए लाइफ में एंड ऑफिस में, राइट? उसके लिए क्या करना चाहिए? As an outsider, what are your suggestions for both boss and subordinate to overcome this situation for improving the work performance? Now, boss और subordinate के बीच में, subordinate मतलब जो उनके नीचे काम करते हैं, as an outsider, आपके क्या suggestions हैं वो भी पूछे गए हैं, right? In this above scenario, what type of training would you suggest for various level in government office? Training पूछी गई है। आपके सिलेबस में बेसिकली द एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन मेंशन्ड, राइट? सो उसी प्रीटेक्स्ट से ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है केस स्टडी के अंदर में। थोड़ा सा ये टेक्निकल हो जाता है, आई टेल यू, ठीक है? अभी आपकी जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है उसमें आप पवन के पास क्या क्या ऑप्शन है पहले तो ये बताना है। Sir, Pawan can consult with an counselor for his own mental health disturbance. अच्छा, मैं लिख लेता हूँ, मैं भूल जाऊंगा फिर। आपने बोला कोई साइकोलॉजिस्ट को दिखा ले। दूसरा क्या बताया? छुट्टी ले ले। अच्छा, तीसरा? Sir, he should talk to his fellow employees. हाँ, yes sir, he can talk to his fellow employee or his friend whom he can अच्छा, अदर एम्प्लॉई मतलब अपने जो फ्रेंड एम्प्लॉई हैं उनसे बात कर। हाँ, अगर वो भी वो सिचुएशन को मतलब फेस कर रहा है तो मतलब डिस्कस कर सकते हैं इससे। Pawan should address the root cause of the problem. Because of? चलो आपकी So complain to more higher authority if required. अच्छा, complain. Sir, he can also sit and talk with his wife. Sir, he should go on a vacation with his wife. He should go on a vacation with his wife. हाँ हाँ, वो यहाँ हो गया ना, छुट्टी लेके। ये रहा पवन और ये रही उसकी बीवी और ये रहा चुन्नू मुन्नू, ये सब छुट्टी पे जाना, छुट्टी पे चले गए, ठीक है? हाँ, permanent solution to this problem. Second is to fight. To fight, now there are different aspects involved. Fight with himself. सबसे पहले उसे अपने states बाहर निकालना। दूसरी चीज की work space में he has to fight ताकि वो जो balance है वो establish हो सके। जैसे हमने training की बात करी, so those things can be involved. Now, however the leader is, इस तरीके से वो वर्क स्पेस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो there are various psychological aspects and psychological training, work culture and organizational psychology, so which can be applied because people and even other people who are working in that space वो भी impact हो रहे होंगे कहीं ना कहीं। So they can be involved in a collective strategy. Sir, was the situation हाँ, आप ऑनलाइन का पहले बता दो, क्या कह रहे हो?
हाँ, वो जो सिचुएशन इतने सालों से चल रहा है, तो उसको अच्छे से वो स्टडी करके किसी अच्छे दोस्त या घर परिवार के लोगों से वो वो जो केस है ना, वो स्मार्ट से हैंडल करना चाहिए वो उसको। ओके, हाँ आप बताइए। तो सर मैंने जो बताया इसमें और दो पॉइंट क्लियर करना पहले तो जैसे बोला। अच्छा, हमारे पास में माइक रहता है जिससे कि ये ऑनलाइन स्टूडेंट भी सुन पाए आप लोगों की बात, बिकॉज ये मेरी बात तो सुन लेंगे बट इनका बात नहीं सुन पाएंगे। अलग से बाद में शायद क्लास के ब्रेक के बाद आप करवा लेना। हाँ, जैसे सर बुद्धा ने कहा है, अगर आपको ये मैं बोलूंगा पहले, बुद्धा ने कहा कि अगर आप किसी के साथ अगर बनते नहीं आपको तो अकेला रहना बेहतर है, तो खुद को डिसाइड करना चाहिए। तो इसलिए अगर बोलता हूँ पहले की साइलेंस, कुछ महीने कुछ दिन के लिए साइलेंस रहे, इनका जितना भी मन रहे वो बोले एक साइलेंस रहे। तो दूसरी बात सर जो बीच में बोला है, तो गांधी जी ने बोला है, जैसे शोषण के विरुद्ध अपने मार्ग वो ये बोलने की सर शोषण के विरुद्ध सदा हमें आवाज उठाना चाहिए। पूरे में बड़े अधिकारी से बड़े अधिकारी के साथ में बात करूंगा और उसके बाद में ये करूंगा कि जो फ्लाइट होगा, मैं फ्लाइट नहीं बोलूंगा सर, मैं बोलूंगा मैं दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकता हूँ, इससे लेके मैं दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकता हूँ। ये मैं पहले taking leave and self-introspecting and making good relationship with family people, trying to feel it's not taking a flight. I believe flight. So providing relationship with the boss, personally, and understanding him and his mentality, then उसके साथ उसके mentality को provide करके उनका विचार भी मतलब not impose, but slowly implement करना और वो सुना के एक कोऑपरेटिव सिचुएशन बना। और एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि उनका पहले आपने बोला था सर, उनका पहले फैमिली का वो प्रॉब्लम था वाइफ के साथ, इसलिए वो मतलब उनका वो उनका इस तरह से ऐसा हुआ। तो मैं पहले ये डिसाइड करूंगा कि उनका फैमिली वाइफ के लिए कंसल्ट करूंगा और उसके साथ एक मेंटर इल्नेस के मतलब साइकियाट्रिस्ट से बात करूंगा कि बॉस के साथ मतलब उनका फैमिली का रिश्ता कैसे वो मैं बॉस को एक्चुअली, चलो मैं सारी बात समझ गया। देखो इसमें कॉन्क्लूसिवली ये है, यदि मैं यहां पे ये लिखूं दैट इट इज अंडरस्टूड दैट पवन हैज अ shy personality, right? इंट्रोवर्ट है, शाय पर्सनैलिटी, तभी तो नहीं कह रहा है। इट इज अंडरस्टूड, नहीं तो वो हमारे जैसा कोई होता तो फिर वो ठीक है, वो जॉब बाद में, पहले तो आप और मैं ही निपट लेते हैं। ठीक है, तो दैट्स ही इज अ शाय पर्सन। It is now 3:45 p.m. Right? In this situation, wife should be told the problem first. खैर वो उसे तो बता ही सकता है वाइफ को, ठीक है, वाइफ को बता सकता है। एंड देन वाइफ कैन टॉक टू whom? टू द सीनियर ऑफ द सीनियर्स वाइफ। एंड यहां पे आपको लिखना है, यहां पे वही वाला आ गया, थ्रू वाइफ्स एसोसिएशन of all officers in the department। ये बहुत पावरफुल बॉडी होती है, ठीक है। नहीं मैं बता रहा हूं ना, ये जैसे ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। थ्रू वाइफ्स एसोसिएशन ऑफ ऑल ऑफिसर्स इन द डिपार्टमेंट, it
must be socially intimated to the senior most wife, right? ये एक एंगल आपको यहां पे लेना है. देन मतलब क्योंकि वो शाय पर्सन है, वो नहीं कहेगा, नहीं कहेगा. किसी कोई कोई होता है वो नहीं उठेगा, क्या कर लोगे. तो वाइफ तो उतनी शाय नहीं होगी कंपैरेटिवली, ठीक है. तो इस सिचुएशन में अ गर्ल कैन टॉक टू अनदर गर्ल. दिस इज अ वायबल ऑप्शन. होगा या नहीं होगा हमें तो वो ये देखना चाह रहा है कि इवेल्युएटर कितने आइडियाज है इसके पास, राइट. देन अनदर जो सिचुएशन है वो यहां पे है दैट एन एप्लीकेशन on compassionate ground to change the department can be made if the senior is not mending his ways, right? Mending his ways. Then the 5 friends, इसमें मेंशन किया हुआ क्लू, the 5 friends colleague must be told the same problem and some help is expected. Some help is expected. As last but not the least option, complain for seniors' behavior is to be made, right? ये एक लास्ट है क्योंकि उससे पहले वो मानने वाला है नहीं. एंड मैं ये भी आपको मेंशन करना चाहिए, इवन the seniors social and official behavior is talked about. Then also Pawan's equation with him are not going to change. ये इनएविटेबल बात है क्योंकि वो अनकॉन्शियसली ही हुआ है. He was not knowing Pawan and Pawan was not knowing the senior. 2 लोग साथ में आए, दोस्त हुए, न्यूट्रल हुए, दुश्मन हुए. इट्स डिपेंडिंग अपॉन द पर्सनैलिटी. ऐसा होता है. तो यहां पर आप ये बोल सकते हो, बट इट डजंट मीन दैट यू आर. यहां पे आपको लिखना है दैट इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ fight and flight, but a fight within is important, and option to have normalcy at mental level
put it first. Taking leave is a good option to breathe in, right? सारी चीजें इसमें फॉल इन होती जा रही हैं, बट आपको एक धागे में ये मोतियों को पिरोना पड़ेगा, एक हार्मोन इवेल्युएटर के अंदर में सेट इन करने के लिए। जैसे आपके अंदर में एक हार्मोन सेट इन हो रहा है धीरे धीरे जब लिखने पे, तो जैसे आप ये नॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हो ना, देयर इज नो कॉम्प्लेक्स वर्ड, बट स्टिल इट इज गिविंग गुड इफेक्ट व्हाट यू एक्चुअली वांट। तो इस तरीके से ही इस चीज को लिखते हुए जाना है। आई हैव ऑलरेडी रिटन इट। इसमें लिखा होता है 250 वर्ड्स जनरली होते हैं, इसमें लिखा होता है 250 वर्ड्स, एंड ये केस स्टडी आपके पेपर में छपी होती है और उसके नीचे खाली ब्लैंक स्पेस होता है, और उसके बाद दूसरी केस स्टडी होगी। इट मीन्स आप बहुत ज्यादा भी नहीं लिख सकते हो, ठीक है? जनरली थोड़ा स्पेस खाली ही रह जाता है। 250 वर्ड्स लिखना होता है एथिक्स के पेपर में। 3950 वर्ड्स टोटल 3 आवर्स में लिखने होते हैं, इन कंपैरिजन टू 4150 वर्ड्स इन जीएस पेपर 1, 2 and 3, which requires a speed of minimum 20 words per minute for ethics paper and around 25 words per minute for GS paper 1, 2, 3. And as of now, as a legitimate writing, as a good writing, which comes only when you are very much conscious and slow, around 15 to 20 words you are able to write when you are copying something. At your own, when you are writing, the time is going in thinking also, sentence formation. So it will be coming to even 12 to 15 words. So from 12 to 15 words to 25 words will be coming only when you are deliberately practicing the way you are making your biceps and triceps. It means there is a thick skin developed because of the pen effect here. Doesn't mean that thick skin here will be giving you that all good writing, but the way you are following the process. Okay, writing is must. More and more you may, it is good. So ये सारी की सारी चीजें इसमें लिखनी है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? ऐसा है ना, दो चीजें हैं इसमें। ये वाला अच्छा ऑप्शन है कि उनके वाइफ के साथ में, पहली बात तो उनकी वाइफ के साथ में कौन बात करेगा ये बताओ। चलो मान लो पवन की वाइफ है, वो उनकी वाइफ से बात करेगी, ठीक है, और उनकी वाइफ क्या सॉल्यूशन देगी? वो पवन का जो सीनियर है वो कहेगा तो मेरी वाइफ से कांटेक्ट किए। देन अगेन he will be talking to his senior that he is going very personal. He is going personal, and there may be a fight between two wives. इसमें एक ऑप्शन हो सकता है that Pavan along with his wife should go to his house to meet his wife and him both, and then he can tell, Pavan can tell to his senior, जो इसमें लिखना भी चाहिए मेरे हिसाब से, first Pavan or and his wife socially to meet at home and should say that sir, I don't know what mistake I have done or what is wrong, I am just feeling not good, and if at all you are not happy here, you please help me in changing the department. That is also a solution and you must write it. यहाँ पे आप इसका पवन वाला, पवन and wife to go to his house, ठीक है, सीनियर के घर पे जाके उसको सबसे पहले बोलना है, तो चीजें शायद पवन अपने घर पे उनको खाने पे बुला रहे, इनविटेशन। आप नहीं बुला सकता है, ये भी नहीं, ये तो खैर एक ही बात हो गई। हाँ, लेकिन वो पवन चला जाएगा ना किसी के घर पे,
तो घर पे जनरली कोई ऐसा बुलशिट तो करेगा नहीं, ये तो बात सही है, ठीक है। ऑफिस में चाहे कोई कैसा भी हो, घर पे कोई भी जाएगा तो ऑफ कोर्स बातें तो होंगी, और वो अकेला तो जा नहीं रहा है, वाइफ के साथ जा रहा है, ठीक है। एंड इट इज वेरी अनकॉन्शियसली बैक्ड बिहेवियर, ठीक है। तो वाइफ का जो ऑरा है, ठीक है, एज अ पर्सन नॉट बी द सेम व्हाट पवन इज हैविंग, बट शी इज रिप्रेजेंटिंग पवन, so both of them can make a good unconscious appeal to seniors mind and the problem may be solved there only. So I feel that ये चीज एक हो सकती है। But sir, wasn't it given that the senior also doesn't have a conjugal relation with his wife also? So is that a good idea? हाँ, तो फिर वाइफ का नंबर भी तो एक्सचेंज बाद में हो ही जाएगा, वो आपस में फिर कुछ तो सॉल्यूशन कर ही लेंगे। लेकिन हाँ, एज अ सॉल्यूशन ये एक जरूर बात बनती है, और मेरे को लगता है कि ऐसा करने से पवन के लिए जो बिहेवियर है उसके सीनियर का चेंज तो हो जाएगा। यदि वो ओपनली या उसकी वाइफ ही कह पाएगी कि भाई मेरे हस्बैंड से क्या ऐसी मिस्टेक हो गई सर कि आपका ऐसा बिहेवियर है, और यदि ऐसा है भी तो फिर आप इनको रिक्वेस्ट करवा के दूसरा डिपार्टमेंट चेंज करवा दो, है ना। लड़ने की कोई बात ही नहीं है ना। तो सबसे ज्यादा ये जो मतलब यहाँ पे फाइट वाला तो काम क्या ही करेंगे, वो बेचारा शाय पर्सन है, उसको जबरदस्ती मिसाइल बनाएंगे तो वो मतलब वहीं पे एक्सप्लोड हो जाएगा, ठीक है। सो देयर इज अ मूवी कॉल्ड एज छिछोरे, वेरी गुड मूवी, ठीक है। सो ऑल द फ्रेंड्स, द 42 kgs बॉय एंड दैट कैरम खेलने वाला बॉय, उसका जो फिंगर में लग गया था, द काइंड ऑफ स्टेटमेंट वन वाज गिविंग एंड हिज पापा वाज वेरी हैप्पी सीइंग हिम बॉय बिकमिंग अ रियली बॉय, ओके। सो ये जस्ट आपको बताने वाली बात है थ्रू द मूवीज वे दैट्स हाउ द शाय पर्सन्स आर देयर समटाइम्स, जिनकी एकेडमिक एक्सीलेंसी अच्छी होती है, वो डिपार्टमेंट में पहुंच तो जाते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट में पहुंचने के बाद अगेन वही हॉस्टल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट होता है। ट्रेनिंग सेंटर में भी वैसा ही होगा, चार तरफ से लोग आ जाएंगे, 4 स्टेट से, सबके अपने अपने डायनामिक्स हैं, कोई एकदम रोडीज टाइप है तो कोई एकदम पोइटिक टाइप है ना। तो बस ऐसे ही चलता है, स्टेट में चलता है। लबासना के अंदर में मैं तो खैर काफी जाता रहता हूँ, फिर वहाँ की कहानियां आपके सीनियर जो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं उनसे सुनता हूँ, कहता सर कितने तमाशे होते हैं रात रात को 2 बजे, पता नहीं है। एंड सबके एग्जाम निकल चुके हैं, सब एकदम मस्ती में है, पूरा मौसम भी अच्छा है, छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं जिनकी कोई किताबें नहीं है, PDF आ जाता है, आजकल तो ऑप्शंस कर दिए हैं, इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, एंड फील्ड विजिट होती रहती हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। सो दैट्स द लाइफ इज, एंड एक दूसरे की टांग खींचनी है, राइट। एंड someone is from Tamil Nadu and you are from Assam. Tamilian has said something in Tamil language which is not good, and and then you are not offended, then you later on you came to know about it, then there is a fight. It is now 4 So p.m. this is all same scenario in the training academies also. Fine. यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो क्या था पीछे कि बॉस और सबऑर्डिनेट के बीच में जो आपके सजेशंस हैं एज एन आउटसाइडर क्या होने चाहिए। सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को लेके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, हालांकि अभी हमने वो टॉपिक कवर नहीं किया है, आई टेल कि कैसे कैसे ट्रेनिंग्स के अंदर में हमने चीजें डाली हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल दी वीकेंड पार्टीज, get together, right? Then boss का एक अलग से ट्रेनिंग to be a leader, ठीक है। लीडरशिप ट्रेनिंग होती है, तो लीडरशिप ट्रेनिंग बहुत इफेक्टिवली होनी चाहिए, जिसके अंदर में सोशल डायमेंशंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक ग्रुप को टीम में कैसे बदला जाता है। ग्रुप क्या होता है जिसमें 1+1 2 होते हैं, टीम में क्या होता है 1+1 11 होते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस क्या है, स्प्रिट दी प्रॉप,
है ना, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, है ना. So that is how the manager can be converted into a leader only when you understand that what is the difference between go and let's go, right? EQ ट्रेनिंग, राइट, इमोशनल इंटेलिजेंस जो ट्रेनिंग है ना वो बहुत ज्यादा मस्ट है. और इसमें एक ट्रेनिंग के बारे में पूछा गया है, उसका नाम है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग. इस सेंसिटिविटी ट्रेनिंग को बेसिकली टी ग्रुप ट्रेनिंग भी बोलते हैं. ये क्रिस आर्ग्राइसिस ने डिवाइस किया था. तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जो है वो देना बहुत ज्यादा जरूरी है. उसमें एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाते हैं जिससे पता चलता है कि एक्चुअल में क्या ह्यूमन डायमेंशंस होती हैं डिपार्टमेंट के अंदर. हाँ, रोल प्लेइंग. भाई यहाँ पे क्या है, रोल प्लेइंग. सीनियर को बोला जाता है तुम सबऑर्डिनेट बन जाओ, सबऑर्डिनेट को बोला जाता है तुम बॉस बन जाओ. अब देखो तुम्हें कैसा लग रहा है. ठीक है. सो ये चेंज इंटरचेंजेबल पोजीशन से पता चलता है कि एक्चुअल में क्या बिहेवियर हमें रखना है. ओके. सो ये बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस एंड हमारे एटीट्यूड से रिलेटेड बातें हैं. यू जस्ट थिंक ऑफ द ब्रिटिशर्स कमिंग हियर एंड हैविंग द स्टेटस ऑफ डॉग फॉर अस, राइट. द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, what is this black color is becoming a racial attribute, not liked. Okay, why Kofi Annan, right? Why the apartheid against which the Gandhiji. Okay, so these problems were bigger and these problems were quite unconsciously backed behavior related problems. Yes or no? So that you can mention, if you are getting the ideas, that this problem of behavior is not that serious like what racial discrimination or apartheid, to which the leaders were there to represent that problem. But here the problem is seemingly that it is also an unconsciously backed behavior. ठीक है. तो यहाँ पे ये सारी की सारी बातें आप लोग लिख सकते हो. लेकिन इवेल्युएटर यही देखता है कि ये पर्सन कितना ज्यादा यू में से रेगुलेटरी वे में जा रहा है, बहुत ज्यादा रूल ओरिएंटेड है, या फिर ये कुछ ऐसा भी सोच रहा है जो कि सोशली ह्यूमनली पॉसिबल है, राइट. ये जो है ना, जब आप लिखोगे तो आई हैव द डिक्टेशन टू गिव, बट आई थिंक ये मैंने काफी कुछ डिस्कस कर दिया है, तो आप अपने आप से लिख सकते हो. यस और नो? सो ये दो केस स्टडीज हैं एंड वी कैन डिस्कस इट. लाइक इसमें एक क्वेश्चन है 2020 का सेकंड केस स्टडी है. उसमें एक क्वेश्चन है कि वॉर हो, ये मैंने पहले भी शायद पूछा हुआ है कभी क्लास में, दैट वॉर शुड हैपन give ethical reasons for it. क्या हुआ ये? वॉर हो, इसके इथिकल रीजंस दीजिए. अच्छा, सर कोल्ड वॉर नहीं, एक तो कहते हैं कि वॉर ना हो, उसके लिए आप इथिकल चीजें बताइए कि भाई लोग मर जाएंगे, इतना पैसा खर्च होगा, क्यों बेकार में लाइफ को खराब कर रहे हो, ये सब चीजें ना. यहाँ पे पूछ रहा है वो वॉर हो, उसके लिए आपको इथिकल चीजें बतानी है. इट मीन्स आई एम ट्रेनिंग यू इथिकली दैट सी इफ वी आर गुड we will be creating wars. You understand what I am saying? If we are good, we will be creating war. ये क्वेश्चन इसमें है.
द केस स्टडी इज देयर, राइट। सो यहाँ पे बताना है कि गिव एथिकल रीजंस फॉर इट। अच्छा, एक स्टूडेंट क्या बोलता है क्लास में कि सर इतने सारे पैदा हो रहे हैं, कुछ मरने के लिए तो बहाने होने चाहिए ना ज्यादा, जिसमें एक्सोडस मतलब लाखों करोड़ों एक साथ मर जाए, धरती पे बोझ जो है ना कीड़े मकोड़े हम जैसे वो खत्म हो जाए। कहता बात तो सही कह रहा है यार, यहाँ हम दो हमारे दो वाला तो है नहीं, हम दो हमारे 15-10, तो क्या होगा, यही चीजें चाहिए होंगी। ये उसका एथिकल था कि धरती माता को इतना परेशान कर दिया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लिमिट क्रॉस हो चुकी है, राइट। ये तो खैर एक सैटारिकल वे में, हाँ अगर दो कंट्रीज के बीच में वार हो तो कोई तीसरा कंट्री फायदा उठा सकता है इकोनॉमिक टर्म्स में इससे। जैसे कि अभी रशिया और यूक्रेन में ये वार हो रहा था, तो ऐसे कुछ जैसे स्टालिन। हाँ, तो मतलब ये है कि दो सुपर पावर्स में यदि लड़ाई हो जाए तो कुछ डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को बड़ा होने का मौका मिल जाएगा। सर और ऑप्शन है सिक्योरिटी कॉन्सर्न्स, अगर अभी चाइना और पाकिस्तान के बीच में अगर लड़ाई हो जाए तो फिर उससे फायदा तो आपको ही है ना। हाँ, तो अल्टीमेटली ऐसे कॉन्सेप्ट है ना। सर इन गोल्स को जस्टिफाई करके लिख सकते हैं। देखो मैं एक पॉइंट बताता हूँ जो आपको जस्टिफिकेबली लगेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टू स्टॉप बिग वॉर्स स्मॉल वॉर शुड हैपन। अब आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि मैं क्या आपसे पूछना चाह रहा हूं। बड़े वॉर को रोकने के लिए यदि छोटा लड़ाई लड़के बड़ा वार टल जाता है तो ये तो इथिकल हो गया ना कि भाई 1 लाख मरे या 1000 मरे, क्या चॉइस करना है, यूटिलिटेरियन वे है ना। ये कौन सा वे हो गया, यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन बेसिकली एक स्कूल ऑफ थॉट है जो जेरेमी बेंथम ने दिया था, और वो ये कहते हैं कि सारे लोगों को संतुष्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो 99 लोग बच रहे हैं और एक लोग खत्म हो रहा है, और एक लोग खत्म होने की वजह से 99 बच रहे हैं, तो इनकी जो मौत है वो जस्टिफाइड है, यूटिलिटेरियन वे, राइट। सो एब्सोल्युटली ऑल पीपल कैन नॉट बी मेड हैप्पी ऑल द टाइम। सो एक रीजन तो मैंने बता दिया जो कि परमिटेड है एग्जाम में लिखने के लिए, उसके बाद आपको बताना है सर कोल्ड वॉर। हाँ, कोल्ड वॉर, चलो यहाँ पे कोल्ड वॉर इसी का ही एक्सटेंशन है, कोल्ड वॉर। Sir, for example, yes, sir. For example, in Bangladesh, there was crisis. So, if the current government in any country is doing exploitation on their people, so if we can do the war to prevent that exploitation, then it's justifiable. उससे हमको लिबर्टी फैटर्निटी एंड ये सब होते हैं, हम लोगों को क्या ये सब बहुत हुई। तो उसके बाद वो एक भी हुआ कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन, उसमें वोमेन है तो जो वोट नहीं दे सकता वो, लेकिन उस रिवॉल्यूशन वो सवाल से मतलब ये भी इसका। और एक बात है सर, खास रूप से मोनार्की का केस, ये मोनार्की जस्टिस वो सब गलत है। ये टू रिमूव autocracy and tyranny, war should happen. Yes or no? भाई ऑटो, चलो मोनार्की तो रामराज भी मोनार्की ही थी, बट ऑटोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। ऑटोक्रेसी का मतलब हिंदी में क्या होता है, तानाशाही। सो तानाशाही को उठाने के लिए तो वॉर बिल्कुल हो सकता है, मतलब क्या है, डू और डाई। गांधी जी ने भी बोला था, क्या करें फिर, लास्ट में तो करना ही पड़ेगा। और एक एग्जांपल मैं दे सकता हूं, जो कलिंग वार, जो हम अशोक का जो कलिंग वार, तो उससे भी मैं दो मतलब रीजन निकाल सकता हूं सर कि अशोक का भी ग्रेट ऐसे ही नहीं था, वो पहले बहुत ये दिखाता है कि पहले बहुत वो आने थी क्या, उनसे क्या निकला कि व्हाट इज द एथिक्स। एथिक्स मतलब हम लोगों ने वो दिखाया कि सैक्टोर पे ये सिर्फ उन लोगों ने दिखाया, अशोक ने ऐसे मतलब विराट कहूंगा कि वो
एथिक्स को मतलब एक लेवल तक ले गया, मतलब जो सब जनरल पीपल को पता चला कि ऐसे वार का मतलब एक हीरो निकल गया। आदमी मतलब उसको पहले तो कुछ नहीं कर सकता, कभी को हुआ उसके बाद ही उसने मतलब सारा देखते सबको छोड़ दिया। इसी साथ में only through what we realize the importance and significance of To realize, what is ethics? हाँ, to realize the significance of peace, importance लिख देता हूँ, importance of peace, a small war should be there. ये, for example, to realize the importance of peace, a small war should be there. ऐसा कभी दुनिया में हो सकता है? यदि ऐसा होता तो इजराइल इस चीज को समझता। सर एज अ मीन्स ऑफ रिटेलिएशन, अगर कोई सामने से वॉर कर रहा है देन हमारा वॉर करना जस्टिफाइड है, क्योंकि एज अ कंट्री हम क्वाइट भी नहीं रह सकते, रिटेलिएशन मेजर्स तो लेने पड़ेंगे ना, तो वो भी एक वॉर जस्टिफाइड है। तो यहाँ पर आप होगे सर, अगर कोई रिफॉर्मेशन या रेवोल्यूशन लाना चाहिए तो वार तो करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए वार में भी देयर, सही बात है कि नहीं? रेवोल्यूशन के लिए तो चाहिए ना। हाँ, अच्छा, ओके। अगर रेवोल्यूशन लाना चाहिए या रिफॉर्मेशन लाना चाहिए किसी के खिलाफ तो वार तो चाहिए, जैसे हमारे स्वाधीनता के लिए किए थे पूर्वजों ने। आपने बोला रेवोल्यूशन लाने के लिए। हाँ जी सर। जैसे महाभारत में कृष्ण बोले सर और जस्टिस अर्जुन को बोले कि जो भी हो मतलब अपना इलेक्ट जो भी हो, ये वार ऐसे ही नहीं हुआ। वार मतलब वार आप तुम्हारे लिए नहीं, ये तुम्हारा वो बात नहीं, ये मतलब राजा की बात नहीं, ये तुम अर्जुन हो या अलग भी आ सकते हैं इस वार में, ये मैं जी सकते, लेकिन आखिर में तो ये हुआ है कि जनरलाइज पीपल को ये देना होगा कि मतलब ट्रूथ एवं क्योंस मतलब सत्य का ही झूठ होगा। एग्जैक्टली, as the last option after exhausting all peaceful options, war can happen, like in Ramayana ना? Sir, I don't think so. सबको भेजा नहीं मान रहा है, मत मानो, फिर ऐसा हो गया। आप इसमें ये लिखो कि माइथोलॉजिकल, फॉर एग्जाम्पल माइथोलॉजिकल, बिकॉज रामायण इज प्रूवन फाइन, बट ऐसा ही लिखना पड़ेगा, माइथोलॉजिकल रामायण mythological Ramayana Ramayana war, बस इसे ही समझ जाएंगे। ठीक है, रामायण में तो ये लिख सकता है ना सर, when diplomacy is no more then war is the only solution to regain peace. When diplomacy is no more the war is the only solution for peace. Sir, I don't think so war is a solution. पॉसिबल है ये मैंने आपको क्लास में लिखा है, आपको याद नहीं है शायद। जैसे सर रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ, क्या लिखाया था? तो सर जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो वो तो डिप्लोमेसी खत्म होने के बाद ही तो युद्ध हुआ था ना। रामायण की बात कर रहे हैं आप? सर रशिया और यूक्रेन की बात कर रहे हैं। हाँ, रशिया यूक्रेन का बात कर रहे हैं। हाँ जी सर, जब रशिया और यूक्रेन के साथ जब बातचीत नहीं हुआ था, मतलब डिप्लोमेसी खत्म हुआ था, तभी तो वार हुआ ना। तो एक तरफ रशिया के अंडर हम लोग पर्सपेक्टिव से सोचे तो रशिया की तरफ से तो ये एथिकल है, क्योंकि उनको भी उनका सॉवरेनिटी चाहिए।
हाँ, सॉवरेनिटी चाहिए तो बेसिकली टू डिफेंड देयर ओन डोमेस्टिक अफेयर्स एंड देयर स्टेटस। वॉर इज द सिनेरियो, तो मैंने यहाँ पे लिखा है टू डिफेंड वॉर में भी देयर। अब नाउ डिफेंस में अपनी सॉवरेनिटी को भी बात हो सकती है, हमारे जो नेशन से कनेक्टेड हमारी रेपुटेशन है उसकी भी बात हो सकती है, तो कवर अप तो होता है। सर वॉर भी तो एक डिप्लोमेसी है, क्योंकि वॉर का मेन रीजन अगर वर्ल्ड में कहीं भी वॉर हो रहा है तो वो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका एक रीजन तो। अच्छा देखो, आपके लिए ना सिचुएशन में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट कर देता हूँ। ये केस स्टडी है 2020 का, मैं तो मन नहीं कर रहा था कि निकालूं इसे। 2020 का इसी को लेके है ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, वो दूसरा केस स्टडी है। आप चेयरमैन हो कहाँ के? बीएमएल के, भारत मिसाइल लिमिटेड। ये केस स्टडी है जो दिया हुआ है। आप एक प्रोग्राम देख रहे हो टीवी में जिसमें प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, देश को एड्रेस कर रहे हैं दैट हमें एक सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाना है। क्या बनाना है? सेल्फ रिलायंट इंडिया। अभी आप सारे लोग घबराओगे, आप केवल टीवी न्यूज में देख रहे हैं मोदी जी को, और आप चेयरमैन हैं बीएमएल के, भारत मिसाइल लिमिटेड। नाउ आप अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हो, ठीक है, एंड आपने पिछले 20 साल में बीएमएल की जर्नी देखी है, मिसाइल में भारत मिसाइल लिमिटेड की। एंड बीएमएल को बड़ा एडमायर किया गया था क्योंकि उन्होंने फर्स्ट जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एटीजीएम बनाया था, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, राइट, जो आर्मी के लिए काफी मददगार था। एंड उनको थोड़ा सा ही साइड इन reconciliation with his assumption that government would probably not alter the status quo of ban on export on military weaponry, because as a chairman of BML you don't want that war should happen. And आप अपने अंदर ही क्या प्रेयर कर रहे हो कि गवर्नमेंट को जो बैन है मिलिट्री वेपन्स के ऊपर एक्सपोर्ट करने का वो ना हटे। बैन ऑन मिलिट्री वेपन्स, बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ मिलिट्री वेपन्स, यानी कि इंडिया एक्सपोर्ट नहीं करेगा। उस स्टेटस को प्रधानमंत्री जी चेंज नहीं करेंगे। ऐसा आप क्या कर रहे हो? ऊपर वाले से प्रे कर रहे हो, क्योंकि हम तो शांति प्रिय आदमी हैं। टू योर सरप्राइज अगले दिन फोन आता है, ट्रेन है ना, और सामने कौन था? डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आपको डिस्कस कर रहे हैं कि बीएमएल से कितना ज्यादा एटीजीएम के लिए एटीजीएम का प्रोडक्शन हो सकता है, क्योंकि हमें अपने पड़ोसी दोस्त मुल्क को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, और आप उस फेवर में अंदर से साइकोलॉजिकली नहीं हो। द डीजी wanted the chairman to discuss the detail with his staff at Delhi next week. अगले हफ्ते दिल्ली पहुंचना है आपको with all the modalities कि कितने प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं और कितनी स्पीड में काम चलेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट करना है। इसका मतलब एक्सपोर्ट का जो बैन है वो चेंज हो गया, प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। 2 days later, 2 दिन बाद एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं that his aim to double the current weapon एक्सपोर्ट, जो अभी का एक्सपोर्ट है उसका डबल करना है within 5 years। आप तब को समझ रहे हैं? डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है जेवर एयरपोर्ट के पास। This would give an impetus to financing the development and manufacturing of indigenous weapon in the country. He also states that all indigenous arm manufacturing nation have a very good record of the international arms trade. इंटरनेशनल आर्म्स ट्रेड इस 2024 के एथिक्स के पेपर में क्वेश्चन भी आया है इसके ऊपर, इंटरनेशनल आर्म्स ट्रेड के ऊपर। क्वेश्चन में शायद आपको बता पाऊंगा। नाउ, एज चेयरमैन ऑफ BML,
what are your views for the following point? As an arm exporter of a responsible nation like India, what are the ethical issues involved in arms trade? Question क्या है पहला? As a responsible nation, आर्म्स ट्रेड को लेके आपके इथिकल कंसर्न्स क्या हैं? राइट, लिस्ट, वो दूसरा जो सवाल मैं पहले ही पूछ चुका हूं, पूछ रहे हैं लिस्ट 5 ethical factor that would influence the decision to sell arms to foreign government. It means you are contributing to a war. You are getting my point. 1991 में जब हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखी थी, जब हम लोग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाए थे, तो सिचुएशन क्या थी कि वी वर लेफ्ट विद ओनली 7 days फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, टू पे आवर ऑयल बिल, क्योंकि ऑयल तो आएगा, खर्च हो जाएगा, चलता था ऐसा। 7 दिन का हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व रह गया था। उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह थे फाइनेंस मिनिस्टर। उनके जो फ्रेंड थे IMF में बैठे हुए हैं, वर्ल्ड बैंक में बैठे हुए हैं, उनके दरवाजे खटखटाए, ठीक है। तो एज अ पुअर नेशन व्हाट डिड वी हैव दैट हमें लोन मिले, बट मनमोहन सिंह जी ने LPG का रास्ता खोला, उस तरीके से हमें मिला। लेकिन वो पैसा कब आया था? उस टाइम पे गल्फ वॉर का टाइम था, राइट, 89 ऑनवर्ड। US सबसे बड़ा डोनर है IMF, वर्ल्ड बैंक का। उसने बोला कि आप हमें मुंबई एयरपोर्ट Recording stopped.